हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को हमने स्टार्ट किया था और आज इसमें हम आज के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, नेशनल कमीशन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ईयर। तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको किस ईयर में लॉन्च किया गया, उसको कब लॉन्च किया गया। तो बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 2019। जनवरी 2019 में जो क्या है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जिसे कि हम क्या कहते हैं शॉर्ट में MOEFCC भी कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, उसके द्वारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसको जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था और इसमें ये कहा गया था कि 2024 तक जो एयर पोल्यूशन है उसको 20 से 30% रिडक्शन कर दिया जाएगा। ये कहा गया कि जो एयर पोल्यूशन है उसको 2024 तक क्या कर दिया जाएगा, 20 से 30% तक उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which committee recommended a poverty line based on a nutritional रिक्वायरमेंट्स एक्सक्लूसिवली। इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसके थ्रू जो पॉवर्टी लाइन है उसके बेसिस पर जो कि पॉवर्टी लाइन है वो बनाई गई थी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अलग कमेटी। जो अलग कमेटी थी जो कि 1979 में बनाई गई थी, उसके थ्रू रिकमेंडेशंस दी गई थी कि क्या किया जाना चाहिए। जो पॉवर्टी का जो पॉवर्टी को डिटरमाइन किया जाना है उसको रूरल और अर्बन एरियाज़ में, उसके लिए जो बेसिस होना चाहिए, जो ग्राउंड होना चाहिए, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो कि क्या है, जो उससे रिलेटेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कंजम्पशन या फिर जो भी एक्सपेंडिचर है उसको बेस बनाकर ही पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करना चाहिए। ऐसी रिकमेंडेशन दी गई थी 1979 में अलग कमेटी के द्वारा। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, उसमें पूछा गया है, द ऑफिशियल एग्रोनोमी ड्यूरिंग ए मौर्यन एज वॉज रिलेटेड विद विच फील्ड। ये पूछा गया है कि जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी जो ऑफिशियल के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, ये मौर्यन एज में किसके लिए यूज़ होता था, कौन से फील्ड से ये टर्म रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, जो एग्रोनॉमी वर्ड है ये टर्म होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स जो करते हैं उन ऑफिशियल्स के लिए यूज़ किया जाता है एग्रोनॉमी, और इसको मौर्यन एज के टाइम पर, मौर्यन एज के ड्यूरिंग इसको यूज़ किया जाता था। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में काम करते थे उनको कहा जाता था, उन ऑफिशियल्स को, एग्रोनॉमी। और स्टूडेंट, जो मौर्यन एम्पायर है वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। मौर्यन एम्पायर में जो 4 प्रोविंसेस थे उसमें पहला था तोशाली, उज्जैन और सुवर्णगिरी और तक्षशिला। ये क्या हैं, ये 4 मौर्यन एम्पायर के प्रोविंसेस थे, तोशाली, उज्जैन और सुवर्णगिरी और साथ ही तक्षशिला, ठीक है। ये चारों क्या थे, मौर्यन एम्पायर के प्रोविंसेस थे। और स्टूडेंट, जो मौर्यन एम्पायर है उसकी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र में थी। और जो मौर्यन डायनास्टी के जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस भी ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा कहा जाता था।
स्टूडेंट जो सेल्यूकस है उसके द्वारा ही जो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो कि मैगस्थनीज के नाम से जाना जाता था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मैगस्थनीज किसके कोर्ट में आता है, तो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आता है और उसको सेल्यूकस के द्वारा भेजा जाता है। मैगस्थनीज क्या था? मैगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था। तो स्टूडेंट अपने इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो एग्रोनॉमी टर्म यूज़ होता है वो मौर्यन एज में किस ऑफिशियल के लिए यूज़ होता था? वो ऐसे ऑफिशियल के लिए यूज़ होता था जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड थे। चलिए स्टूडेंट, अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ सिटीज़ in UP which are covered under the स्मार्ट सिटी स्कीम। इसमें ये कहा गया है कि यूपी की कितनी ऐसी सिटीज़ हैं जिनको कि स्मार्ट सिटी स्कीम में इंक्लूड किया गया है, उसके अंदर कवर किया गया है। तो स्टूडेंट बताइए कि यूपी में कितनी सिटीज़ को स्मार्ट सिटी स्कीम के अंडर कवर किया गया है? इसका आंसर होगा 10 सिटीज़। स्टूडेंट इन 10 सिटीज़ में आता है आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़ और सहारनपुर, झांसी, बरेली और मुरादाबाद। ये जो 10 सिटीज़ हैं ये स्मार्ट सिटीज़ में उत्तर प्रदेश में इंक्लूड की गई हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़, सहारनपुर, झांसी, बरेली और मुरादाबाद। ठीक है, ये जो 10 सिटीज़ हैं इनको स्मार्ट सिटी स्कीम के अंडर कवर किया गया था। ठीक है, तो ये 10 सिटीज़ उत्तर प्रदेश की थी जिनको स्मार्ट सिटी स्कीम में कवर किया गया था, उसके अंडर इनको इंक्लूड किया गया था, जिसमें कि आगरा को जो है जो इंडिया जो कि उसमें जो ये यूपी की जो रैंक निकली थी उसमें स्मार्ट सिटी की, उसमें आगरा को फर्स्ट नंबर मिलता है। ठीक है, फर्स्ट रैंक मिलती है यूपी में ही, कानपुर को सेकंड रैंक मिलती है, वाराणसी को थर्ड और प्रयागराज को फोर्थ रैंक मिलती है। ये क्या है? यूपी की ही जब सिटीज़ को उनमें क्या किया जाता है, उनमें उनके लिए रैंकिंग तय की जाती है, तो उसमें इन सिटीज़ की रैंकिंग इस प्रकार से थी। तो स्टूडेंट अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटल इनोवेशन मिशन एम इज़ ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय। ये कहा गया है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है इसको जो कि क्या है, गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है, वो किसके द्वारा इस इनिशिएटिव को सेटअप किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा नीति आयोग। स्टूडेंट जो ये अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग का क्या है, एक इनिशिएटिव है जिसमें कि क्या किया जाता है, जिससे कि जो कल्चर ऑफ इनोवेशन है और जो कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाया जा सके। और ये जो अटल इनोवेशन मिशन है इसको 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2016 में इसका सेटअप किया गया था नीति आयोग के द्वारा, जिससे कि कंट्री में क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके, इनोवेशन का जो कल्चर है उसको इनकरेज किया जा सके, और जो स्कूल्स हैं उनमें क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट है उनको इनकरेज किया जा सके, और साथ ही एक क्रिएटिव इकोसिस्टम बनाया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया जा सके, और साथ ही क्या है कि इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट और एमएसएमई सेक्टर्स के लिए भी इस अटल इनोवेशन मिशन को लाया गया था, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को कंट्री में बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही जो इनोवेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हु वॉज सेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द वाशिंगटन समिट ऑफ ILO
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1919। ये कहा गया है कि 1919 में जो वॉशिंगटन में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो सबमिट हुई थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो लेबरर्स के रिप्रेजेंटेशन में किसको भेजा गया था। आपको इसका आंसर देना है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी को जब ये वॉशिंगटन में जब ILO की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सबमिट हुई थी, उसमें 1919 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लेबरर्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत से भेजा जाता है एन.एम. जोशी को। उसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The book Silent Spring, published in 1962, which set the tone for an environmental movement in the world, was written by। ये कहा गया है कि एक जो बुक है जो कि साइलेंट स्प्रिंग के नाम से है, जिसको कि 1962 में पब्लिश किया गया था और जिसने क्या है पूरे वर्ल्ड में जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है उसके लिए एक काफ़ी क्या था महत्वपूर्ण काम किया था। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये साइलेंट स्प्रिंग की जो बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा कि ये जो साइलेंट स्प्रिंग की बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी। स्टूडेंट ये बुक लिखी गई थी रेचल कार्सन के द्वारा। रेचल कार्सन एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थी जो कि अपनी राइटिंग्स के लिए फेमस थी, जो लिखती थी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रिगार्डिंग और साथ ही जो सीज़ हैं, जो हमारे समुद्र हैं, उनकी नेचुरल हिस्ट्री के बारे में ये रेचल कार्सन लिखती थी। ये क्या है? ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थी जो कि अपनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की राइटिंग्स के लिए उन पर वो क्या लिखती थी, जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होते थे उनके लिए वो उस पर अपनी राइटिंग्स करती थी और साथ ही जो सीज़ हैं, जो समुद्र हैं, उनकी नेचुरल हिस्ट्रीज़ को भी वो लिखती थी, उन पर भी वो राइटिंग किया करती थी। तो स्टूडेंट जो ये बुक है इनकी साइलेंट स्प्रिंग 1962 की, ये क्या है? ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक बनती है जिसने कि क्या किया, मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट को आगे बढ़ाया और साथ ही इन्होंने जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है जैसे DDT वगैरह का यूज़ किया जाता है, तो उनके यूज़ पर क्या किया, इन्होंने कंट्रोल लगाया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इन पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली ये क्या थी, एक बायोलॉजिस्ट थी और ये लिखती थी इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग और साथ ही जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सी है उसके लिए। तो ये जो साइलेंट स्प्रिंग इनकी बुक है वो 1962 में पब्लिश हुई थी और ये लिखी गई थी रेचल कार्सन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इन विच रिवर द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट सैलाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट। इसमें पूछा गया है कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी रिवर है जिसका जो अपर कोर्स है उसमें तो फ्रेश वाटर है लेकिन जो लोअर पार्ट है वहाँ पर क्या है, सैलाइन वाटर है। तो स्टूडेंट ऐसी कौन सी रिवर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लूनी रिवर। स्टूडेंट जो लूनी रिवर है वो क्या है, वो थार डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर है और वहाँ पर ये जो लूनी रिवर है इसका जो ओरिजिन होता है वो अरावली रेंज से होता है, पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज से इसका ओरिजिन होता है जो कि अजमेर के पास है और ये क्या है, ये थार डेजर्ट से होते हुए ये जाती है। थार डेजर्ट की ये क्या है, सबसे बड़ी सबसे लार्ज रिवर है। ठीक है, जिसके लिए कहा गया है कि जो इसका जो अपर कोर्स होता है वो तो क्या है, फ्रेश वाटर होता है उसमें, लेकिन अगर जब वो लोअर पार्ट में उसके सैलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है। तो ये रिवर कौन सी है, लूनी रिवर है जो कि थार डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर है और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता
है पुष्कर वैली में होता है, जो कि अरावली रेंज में है, और अजमेर के पास इसका ओरिजिन होता है। और ये बताया गया है कि ये क्या होती है, रन ऑफ कच्छ गुजरात के मार्सी लैंड्स में ये एंड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। इसमें पूछा गया है कि जो मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट है उसको किसके द्वारा दिया गया था। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर देना है कि जो मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट है उसको किसके द्वारा दिया गया था। इसका आंसर होगा रॉबर्ट ई पार्क। स्टूडेंट, जो रॉबर्ट एजरा पार्क थे, इनको ई पार्क को कहा जाता है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एजरा पार्क। ठीक है, रॉबर्ट एजरा पार्क थे। इन्होंने क्या किया था, 1926 में इन्होंने इस मार्जिनल मैन के कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसमें कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एक इंडिविजुअल दो डिफरेंट एथनिक या रेशियल ग्रुप से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। इस चीज़ को रॉबर्ट एजरा पार्क ने 1926 में इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया था, मार्जिनल मैन के कॉन्सेप्ट को बताया था। और उन्होंने इसमें इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन किया कि कैसे कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन दो डिफरेंट एथनिक या रेशियल ग्रुप्स से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। इस चीज़ को इस मार्जिनल मैन के कॉन्सेप्ट में बताया गया है रॉबर्ट एजरा पार्क के द्वारा 1926 में। स्टूडेंट, उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और जो 10th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, who established a modern armory in the डिंडीगल मैसूर in 1755। इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा मैसूर के डिंडीगल में एक मॉडर्न आर्मरी को एस्टेब्लिश किया गया था। मॉडर्न आर्मरी का मीन्स होता है स्टूडेंट की ऐसी जगह है जहाँ पर वेपन्स वगैरह को रखा जाता है, जहाँ पर शस्त्रों को रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो एस्टेब्लिशमेंट किसने किया गया था, किसने एक ऐसी शस्त्रशाला बनाई थी मैसूर के डिंडीगल में 1755 में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हैदर अली। स्टूडेंट, हैदर अली ने मैसूर के डिंडीगल में 1755 में एक मॉडर्न आर्मरी को एस्टेब्लिश किया था, जहां पर कि उन्होंने वेपन्स को रखने के लिए मॉडर्न आर्मरी को एस्टेब्लिश किया था। स्टूडेंट, आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।